Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the weekly revision for July 17 to 23 और कई सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और कुछ चीज़ें जो कवर नहीं हुई थी वो भी आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी रहेंगे. सो इट वुड बी अ गुड रिविजन फॉर यू. सो डू कंप्लीट द वीडियो एंड ऑल्सो देयर बी MCQs इन बिटवीन. बीच में जो MCQ आए उसके आंसर्स लिखते जाइएगा. एकदम वीडियो के लास्ट में मैं आपको आंसर्स बताऊँगी. सो यू कैन क्रॉस चेक एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आंसर्स सही थे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है आर्टिकल इसमें कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड अबॉर्शन एट 24 वीक्स एंड सेड दैट इट कांट बी डिनाइड टू अनमैरिड वुमेन. ठीक है, तो जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इफ़ यू रिमेंबर. और तो उसमें हमने ये कहा था कि अनमैरिड वुमेन ने एक ने फाइल किया था, मूव किया था सुप्रीम कोर्ट में अपना ये केस कि उनको अबॉर्शन डिनाई किया गया है बाय दिल्ली हाई कोर्ट. तो अब उनको अलाउ कर दिया है. तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये लॉ है और ये डिस्टिंग्विश कर रहा था बिटवीन मैरिड और एक अनमैरिड वुमन के बीच में. तो ये चीज़ गलत है और मतलब राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी दोनों के पास में होना चाहिए और इस वजह से उन्होंने उस अनमैरिड वुमन को अलाउ कर दिया है जिसका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हुआ था. सो रिमेंबर रिलेशनशिप स्टेटस चेंज इज़ वन ऑफ द क्लॉज. आगे हम देखेंगे और हम डिस्कस भी कर चुके हैं राइट कि मैरिड वुमन के केस में तो एप्लीकेबल था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अनमैरिड वुमन ऑल्सो और इसलिए 24 वीक का जो फीटस था उसको टर्मिनेट करने की परमिशन दे दी है. तो शी वॉज अ 25-year-old वुमन और परमानेंट रेसिडेंट है ये मणिपुर की बट शी वॉज रिसाइडिंग इन दिल्ली और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्ली रखी थी. और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जो 2 जज बेंच थी उन्होंने कहा था कि अबॉर्शन वुड अमाउंट टू किलिंग द चाइल्ड, तो इसलिए मना कर दिया था. और हाई कोर्ट बेंच ने ये कहा था कि वो अलाउ नहीं कर सकते जो लॉ प्रोहिबिट करता है. लॉ क्या प्रोहिबिट करता है? यानी कि एक्सेस टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स. तो 20 से 24 साल के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए मना करता है फॉर एन अनमैरिड वुमन ऑन द ग्राउंड कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हुआ है. ओके तो ये चीज़ लॉ मना करता है. एंड फिर जो वो लेडी थी उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये जो प्रेगनेंसी थी इट वाज अ रिजल्ट ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप और क्योंकि उनके पार्टनर ने उनसे मतलब ही रिफ्यूज फॉर मैरिज दैट इज़ वाई इनको ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी थी. और उनको डर था कि बीइंग अ सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन उनको एक स्टिग्मेटाइजेशन का डर था, है ना. तो अनमैरिड वुमन होने की वजह से सोसाइटी में मतलब वही स्टिग्मा वाली चीज़ आ जाती है. तो इसके लिए इन्होंने कोर्ट को अपनी ये चीज़ कही थी. ओके और अबॉर्शन के ऊपर लॉ कौन सा है हमारा? तो ये है MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. याद रखना है ये कौन से ईयर का? 1971 का. और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है? 2021 में हुआ है ना. तो इसमें क्या था? प्रेगनेंसी पहले जब ये एक्ट आया था तो इसमें 12 हफ्तों के लिए ऐसे था कि अलाउड है फॉर दैट यू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और विद द ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर. और 12 हफ्तों से ज़्यादा हो गया तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन आपको ज़रूरी है टिल 24 वीक्स. लेकिन उसके बाद में इसको 2021 में अमेंड करके कहा कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट है आप पहले 20 हफ्तों तक जो है वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से कर सकते हो और 20 से 24 हफ्तों के लिए आपको 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की ज़रूरत है एंड ओनली फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन दैट टर्मिनेशन कैन बी डन. ठीक है, तो इसमें रूल 3 भी है. MTP एक्ट से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उसका रूल 3 भी है और इसी को अमेंड किया गया था 2021 में. और इसमें 7 कैटेगरीज बताई गई थी जो कि विमेन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं 20 से 24 हफ्तों में. तो ये 7 कैटेगरीज आपको याद रखनी है. पहला है कि सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट. ठीक है, तो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप या इंसेस्ट के जो सर्वाइवर हैं वो अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं 20 से 24 हफ्ते में भी. देन देर आर माइनर्स ओके लेस देन 18 एंड वो विमेन जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है. देखो अब यहाँ पे मैरिड वुमेन के लिए कहा गया था ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान विडोहुड या फिर डिवोर्स हुआ यानी रिलेशनशिप एक तरीके से चेंज. बट इट डज नॉट स्पेसिफाई फॉर अनमैरिड विमेन राइट. और इसके अलावा विमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज,
मेंटली इल विमेन एंड विमेन कैरिंग मेल फॉर्म्ड फीटस, जो फीटस सही तरीके से फॉर्म ना हो रहा हो और उसको आगे रिस्क हो लाइफ में इनकम्पैटिबल रहने की, तो वो भी अपना टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड विमेन विथ प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स या फिर डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशंस में जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई हो, तो वहाँ पे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, तो वही बात है कि लॉ में रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अलाउ किया गया था, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट ओनली फॉर मैरिड वीमेन एंड नॉट फॉर अनमैरिड वीमेन। तो यही एक गैप था इस लॉ में। और अब इन्होंने मतलब वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया है और मतलब इसमें है ना, इन्होंने ये कहा है कि एक क्लॉज है ये 2021 अमेंडमेंट में भी, जिसमें ये कहा है कि लेजिस्लेशन मस्ट बी गिवन अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, यानी उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो उसके पर्पस के बेसिस पे होना चाहिए। और यहाँ पे जो पर्पस था वो ये था कि भले अनमैरिड थी बट शी हैड अ चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस विच वॉज जेन्युइन एज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 to 24 रिक्वायर ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब सेक्शन 3 का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1, वो ये कहता है वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ एनी डिवाइस, यानी अगर आपने कोई भी इस तरीके का कोई डिवाइस यूज़ किया है ना, और या फिर कोई मेथड यूज़ किया है फॉर कंट्रासेप्शन बाय एनी वुमेन, या फिर उसके पार्टनर के साथ, उसके पार्टनर द्वारा यूज़ किया गया है वही कॉन्ट्रासेप्टिव कोई डिवाइस यूज़ किया है, या आपने कोई भी इस तरीके का मेथड यूज़ किया है फॉर लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, अगर वो डिवाइस या मेथड फेल हो जाता है तो उसका जो एंग्विश है उस प्रेगनेंसी का, उसको भी प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो एंग्विश की वजह से उस प्रेग्नेंट वुमन की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इंजुरी आएगी, इसलिए उसको मतलब एक क्लॉज माना जाए फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एमटीपी एक्ट इज एन अटेम्प्ट टू गिव रिप्रोडक्टिव राइट्स टू वीमेन इन इंडिया। ओके, सो इट इज़ एन अटेम्प्ट, आप इसमें अपना फिर वही दे सकते हैं व्यूज, प्रोज एंड कॉन्स दे सकते हैं, अभी भी किस तरीके के गैप्स हैं, यू मे ट्राई टू एक्सप्लोर मोर। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट नाउ। तो अब एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एमटीपी इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि ओनली सर्टन कैटेगरीज ऑफ विमेन आर अलाउड टर्मिनेशन बिटवीन 20 to 24 वीक्स अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स ओल्ड, ओपिनियन ऑफ एटलीस्ट 1 डॉक्टर इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन से ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। ओके, तो आप अपने पास में इसको लिख लीजिए। सेकेंड आर्टिकल पे आते, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट आई है, तो ये आपका रिलेटेड है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से रिलेटेड है और एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से भी रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सेंटर जो गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि ये जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की, जो किसने निकाली है याद रखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने निकाली है, और उसमें इंडिया की रैंकिंग 150 आई है आउट ऑफ 180 नेशंस। तो वो इसके साथ में अग्री नहीं करते हैं, ये सेंटर ने पार्लियामेंट को कहा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। ठीक है, और अब क्या है, ये जो रिपोर्ट है इसने है ना डिस्क्राइब किया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस कंट्रीज में से एक है मीडिया के लिए, और जो जर्नलिस्ट हैं वो हर तरीके के फिजिकल वायलेंस से में एक्सपोज्ड होते हैं, जिसमें पुलिस वायलेंस भी इंक्लूडेड है, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के भी एम्बुशेस फेस करने पड़ते हैं, एंड ऑल्सो रिप्राइजल्स बाय क्रिमिनल ग्रुप्स एंड करप्ट लोकल ऑफिशियल्स, यानी किसी को नहीं छोड़ा है, हर किसी से इन्हीं कोई मतलब डेंजर है, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। ठीक है, फिजिकल वायलेंस है, फिर पुलिस का वायलेंस है, फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के गुस्सा है, और क्रिमिनल ग्रुप्स के रिप्राइजल है, लोकल ऑफिशियल्स, करप्ट ऑफिशियल्स के रिप्राइजल है, सब इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, अब वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई को। रिमेंबर 3 मई को होता है प्रेस फ्रीडम डे। तो ये जो है ये 20th एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, और इसका जो थीम था इस बार वो था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ओके, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, और इंडिया की रैंक क्या है 150। तो अब रिपोर्ट ने ये कहा है कि पोलराइजेशन में दुगना मतलब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पोलराइजेशन इंफॉर्मेशन केओस की वजह से, यानी कि मीडिया पोलराइजेशन
जो हो रहा है डिवीज़न, मतलब कंट्री के विद इन के डिविजन्स की वजह से भी, और पोलराइजेशन जो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है एट इंटरनेशनल लेवल, यानी विद इन कंट्रीज़ एंड बिटवीन कंट्रीज़ पोलराइजेशन। ओके, और अब कंट्रीज़ की रैंकिंग क्या आई है, तो रैंक फर्स्ट जो आई है वो नॉर्वे की आई है। एज ऑलवेज कोई भी अगर अच्छी चीज़ होती है तो उसमें टॉप कौन करता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह ही करती हैं, है ना, या फिर डेनमार्क हो गया सेकेंड, फिर देन अगेन स्वीडन। ओके, तो ये 5 जो है, एस्टोनिया एंड फिनलैंड, ये टॉप पोजीशन पे है, और पाकिस्तान 157 पे, यानी हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है वो बॉटम ऑफ द लिस्ट पे है, 180 कंट्रीज़ की लिस्ट थी, तो ये 180th रैंक पे है, और चाइना जो है वो भी 175 पर है, ज़्यादा आगे नहीं है। और इंडिया की रैंक जो थी वो 142 थी, तो 142 से सीधा 8 पोजीशन गिरी है, और 2016 से ये कहा जा रहा है कि पोजीशन कंटिन्यूसली गिर रही है। 2016 में 133 थी, और इसका जो रीज़न माना जा रहा है वो है वही कि वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकली पार्टीसन मीडिया। ठीक है, तो मीडिया भी जो है वो पॉलिटिकली पार्टीसन है, इसका ये रीज़न है। और गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल इंडाइसेस को खुद मॉनिटर करेंगे नीति आयोग से, और ये तो हम करते ही हैं ज़्यादातर चीज़ों का, हमने जैसे डेवलपमेंट गोल्स वगैरह का भी है, हर चीज़ का हमने यहाँ पे खुद का वो बना लिए इंडाइसेस, है ना, तो नीति आयोग से हम वो करते हैं वैसे भी मॉनिटर, तो इसके लिए भी हम खुद का बनाएंगे, और इसका एक डैशबोर्ड भी बनाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द सब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इंडिया सोवरेन रेटिंग्स एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। तो ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस होती है इंडिया की रेटिंग्स वगैरह, तो ऑब्वियस ही बात है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज़ हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। इस तरीके के जो ग्रुप्स भी हैं उनमें ज़्यादातर मतलब मेम्बरशिप ऐसी कंट्रीज़, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ की रहती है, तो उस केस में फिर और वही है, पॉलिटिकल रीजंस जब आ जाएंगे, स्ट्रेटेजिक रीजंस आ जाएंगे, तो रेटिंग्स पे असर पड़ेगा। एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, क्या हम ऐसी मतलब इस तरीके से जब इंडिया की रेटिंग्स को जानबूझ करके कई बार गिराया जाता है या क्या, है ना, तो उस केस में क्या किया जा सकता है। सी देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस विच आर देयर इन एवरी कंट्री। आप अगर ये सब केस उठा के देखें, गौरी लंकेश, दे आर लिटरली अपसेटिंग इंसिडेंट्स। ऑब्वियस ही बात है ये इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन स्टिल ये नहीं कह सकते कि मतलब इतना ज़्यादा जितना यहाँ पे लिखा है करप्ट लोकल ऑफिशियल्स, मतलब देयर आर मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग, सो वी कांट से कि मीडिया मतलब इतना ज़्यादा दबा हुआ है। वी हैव अ फ्री वॉइस, मतलब जैसे सही में आप बाकी कंट्रीज़ को यदि देखें तो वहाँ पे उल्टा मतलब कई बार दबाया जाता है। हमारे यहाँ पे तो मतलब फ्रीली कई चीज़ें, आजकल तो खैर ट्विटर वगैरह भी आ गया है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो अनोनिमसली भी हो या फिर दूसरे तरीक़ों से भी हो, फ्रीली लोग कहते हैं। आप चैनल्स भी वीडियो देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, सो यू कैन टेल मी अबाउट दिस इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला स्टेटमेंट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है, सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये ऑब्जर्व किया था कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीडम, और सी है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 91A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डी है, इंडिया रैंक्स बिलो चाइना इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी में, अभी से अब आदत डाल लो कि जो नहीं पता है उसकी वजह से टेंस होके जवाब नहीं देना है, जो पता है उसके बेसिस पे देना है। अभी अभी वो चीज़ पढ़ाई है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। थर्ड आर्टिकल है यूरोप हीट वेव, हम पढ़ ही चुके हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट, अभी हॉट समर है यूरोप में, और आज भी मतलब ये न्यूज़ आ रही थी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, और ब्रिटेन में भी रिकॉर्ड बना है, टेम्परेचर है ना 40 डिग्री के ऊपर चला गया था। और ये यूके में पहली बार है कि किसी कंट्री में इतनी गर्मी हुई है, और फ्रांस में भी अभी कुछ दिन पहले 45 डिग्री पे पहुंच गया था, वो भी ऑल टाइम हाई है फ्रांस के लिए। और बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं यूरोप में, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हीट को फेस कर रहे हैं और बहुत अनबियरेबल है, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग का कंसेप्ट इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। तो टेक अवेज क्या है, एक तो है ना यूजुअली अनयूजुअल हाई टेम्परेचर जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स का। तो ग्लोबल स्केल पे तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ देखने को मिल रही है। ओके,
और लेकिन वही है कि इसमें लोकल फैक्टर भी इन्वॉल्व था। जैसे अभी के केस में यूरोपियन रीजन के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और जिसकी वजह से बहुत तेज़ गर्म हवा आ रही है फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका और साथ में आर्कटिक ओशन यानी जो यूरोप के नदर्न साइड में हो गया है ना, वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा वार्मिंग हो रही है, ओशन वार्मिंग हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बट लोकलाइज्ड फैक्टर ये कि आर्कटिक ओशन में हो रही है, इसलिए यूरोप पे असर ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, तो अभी जो है वो हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर बना हुआ है, तो वो बहुत स्लो मूविंग है और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है टूवर्ड्स वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप। और हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, तो पहले मतलब वही पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस को अफेक्ट कर रही थी, अब यूके में भी कर रही है एंड फिर वो बेनिलक्स कंट्रीज़ में भी जा ही रही है। बेनिलक्स इज़ बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सो इट इज़ बेसिकली अ रिवीजन फॉर यू ऑल। एंड वेस्टर्न जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्दर्न इटली में भी जा रही है और कई इस तरीके के रिकॉर्ड और टूट सकते हैं। तो WMO यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कहा है कि ये जो यूरोप में अभी हीट वेव देखने को मिल रही है, ये बहुत जल्दी नया नॉर्मल होने वाला है, यानी कि इट वुड बिकम नॉर्मल फॉर एवरीबडी। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, वो सबसे अच्छा एनालिसिस निकालते क्लाइमेट चेंज साइंस का, और वो रिपीटेडली ये चीज़ की वार्निंग दे रहे थे कि अभी जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देयर इज़ अ शार्प इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि रेनफॉल, हीट वेव्स, ड्राउट एंड फ्लडिंग। और IPCC की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसने ये भी कहा था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, इट वुड मोस्ट लाइकली गो बियॉन्ड 1.5 डिग्री हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स विद इन अ डेकेड, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर प्री इंडस्ट्रियल टाइम से भी 1.5 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेयरिंग हीट वेव्स इन इंडिया and what strategy should be adopted to reduce the impact of heat wave in India। इसी से रिलेटेड अब MCQ भी है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। First statement is according to IMD, heat wave need not be considered till the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius for plains and at least 30 degrees Celsius for hilly regions। Second statement is climate change alone is the reason behind the record breaking temperatures being seen in Europe recently। तो ऑप्शन से only one, only two, both या none। जब आपको ऐसा मतलब आंसर इतना इस हद तक पता हो कि आपका आंसर 50-50% पे हो जाए, तो UPSC में अटेम्प्ट ज़रूर करना है। क्यों करना है वो मैं आपके साथ कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी ये कंडीशंस हो कि 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हों, तो उसको ज़रूर ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज ओवर 3.9 लाख इंडियंस गेव अप सिटीजनशिप इन पास्ट 3 years टू सेटल डाउन इन अब्रॉड। तो 3.9 लाख करीब मतलब 4 लाख के करीब ही हो गए लोग ने इंडिया छोड़ के पिछले 3 साल में अब्रॉड सेटल होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट डेटा है, तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वही है, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में आंसर दिया है। और ये भी बताया कि अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप चॉइस निकल के आ रही है। वैसे 103 कंट्रीज़ में सेटल हुए हैं, लेकिन उसमें अमेरिका वाज द टॉप चॉइस। और अगर केवल 2021 की बात करें तो उसी भर में 1.60 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है, और ये होम मिनिस्ट्री ने बताया है। और उसमें से देखो 1.60 लाख में से करीब करीब आधों ने जो है 78,000 ने US सिटीजनशिप ली है। ओके, और तो अगर पहले के ईयर से कंपेयर करें तो कोविड हिट ईयर जो था 2020, उसमें थोड़े कम लोग बाहर गए थे रीसेटल होने उस टाइम पे भी, लेकिन 85,000 लोग उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दी थी। और 2019 में लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने सरेंडर की थी, नियरली 1.44 लाख। ओके, और लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ इंडियंस जिन्होंने छोड़ी इंडियन सिटीजनशिप, वो मैंने बताया 2021 में कहाँ गए, US, देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड UK। ठीक है, और इंडिया आपको पता है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। ओके, तो गवर्नमेंट ने वैसे ये नहीं बताया कि मतलब कि इतने ज़्यादा लोगों ने क्यों छोड़ा है, बट उन्होंने यही कहा है कि इंडिविजुअल्स जो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ते हैं वो पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ते हैं।
ये इंडिया का रीज़न है। लेकिन अगर ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट देखें 2020 की, तो उसमें ये चीज़ है कि जो हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं और अपनी सिटीज़नशिप को, वो जो उनको बर्थ पे मिली होती है सिटीज़नशिप, वो उसको इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए रिनाउंस कर देते हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्राइम रेट्स, या फिर उनको अपनी कंट्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो रिच वाले जो लोग हो गए हाई नेटवर्थ वाले, वो राइजिंग क्राइम रेट्स और लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से छोड़ते हैं। और उस रिपोर्ट ने ये भी कहा था, रिमेंबर इट इज़ द ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट, ओके। और ये भी कहा था कि दिस कुड बी ए साइन ऑफ बैड थिंग्स टू कम, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो सबसे पहले अफोर्ड कर सकते हैं ना कंट्री को छोड़ना। तो वो मतलब वही होता है कि कोई बुरा समय आने वाला होता है तो उसका साइन होता है, और उनके पास में ये मीन्स होते हैं कि वो मिडिल क्लास सिटीजनशिप्स जो सिटीजन्स होते हैं, मतलब उनकी तरह उनको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन ईजिली रिनाउंस, ओके। और अच्छा, इन्होंने दूसरे रीजंस भी बताए थे कि इसके अलावा दूसरे रीजंस क्या हैं जब लोग सिटीजनशिप छोड़ते हैं। सो इट इज़ द सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गए जैसे क्लाइमेट और पोल्यूशन, फिर फाइनेंशियल कंसर्न्स होते हैं जैसे टैक्सेस हो गया, बेटर हेल्थ केयर हो गई, फैमिली और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गई चिल्ड्रन के लिए, या फिर ऑपरेसिव गवर्नमेंट से उनसे एस्केप करने के लिए, ओके। तो जनरल अगर देखा जाए अराउंड द वर्ल्ड, तो लोग बेटर जॉब्स और लिविंग कंडीशंस की वजह से ही अपनी कंट्रीज़ को वहाँ की सिटीजनशिप को रिनाउंस करते हैं। एंड सम आर ऑल्सो पुश्ड आउट बाय क्लाइमेट चेंज और अनफेवरेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस। सो प्लीज़ लिस्ट डाउन ऑल दीज रीजंस, ओके। वाई, मतलब क्योंकि ये रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है तो काफ़ी जेन्युइन है, सो यू कैन राइट डाउन, ओके। Points to ponder: the number of citizens who relinquished their citizenship in 2021 marked a sharp increase in comparison to 2020 and to 2019. So what can be the possible reasons? Okay, already discussed. और next article भी हम पहले पढ़ चुके हैं, MSP in government panels task. सो गवर्नमेंट ने एक कमेटी नोटिफाई करी है ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग, यानी क्या होती है जिसमें बाहरी आपको जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं वो इनपुट्स ना देने पड़े, ओके, यानी नेचुरल फार्मिंग। और क्रॉप पैटर्न को चेंज करने के लिए इन एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री एंड टू मेक MSP मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, जिसमें अब कमेटी में 26 मेंबर्स के नाम बताएं और चेयरमैन भी बताएं। कौन बताया चेयरमैन, ये मैं बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और उनका पोस्ट भी बताइएगा कि वो फॉर्मर क्या थे, डू टेल मी, ओके। और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने लास्ट ईयर तक पूरी फार्मर मूवमेंट को लीड किया था, उनके लिए भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 3 मेंबर्स वहाँ पे उनकी प्लेस थी, बट SKM ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे इसमें पार्टिसिपेट, इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने, और आफ्टर मतलब PM अनाउंस्ड लास्ट ईयर नवंबर 19, 2021 को कि जो ये 3 लॉज हैं इनको विड्रॉ कर लिया जाएगा, और उसके बाद ही मतलब जो है फार्मर्स वहाँ से हटे थे, है ना, मतलब जो मूवमेंट चल रही थी तो वहाँ से हटे थे। अब प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियन जो थे, SKM जिनको लीड कर रहा था, उन्होंने क्या चीज़ की उन्होंने मांग की थी कि उनको लीगल गारंटी दी जाए MSP पे बेस्ड ऑन दी स्वामीनाथन कमीशंस C2 + 50% फॉर्मूला, ओके। C2 क्या होता है, ये कॉस्ट होती है, अभी आगे बताएंगे। और साथ में उन्होंने 3 फार्म लॉस को विड्रॉ करने की भी मांग की थी। और टर्म्स और रेफरेंसेस जो अब कमेटी को दी गए हैं उसमें ये चीज़ नहीं है कि लीगल गारंटी की बात नहीं की गई है, बस MSP को ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने की बात की गई है। और इसमें ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग और क्रॉप पैटर्न को चेंज करने की बात की गई है, मैंने आपको अभी बता दिया, ओके। तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें वही 3 चीज़ें, MSP, नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो MSP के लिए क्या एजेंडा है कि MSP को फार्मर्स के लिए अवेलेबल बनाना, कैसे, बाय मेकिंग द सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, डू रिमेंबर द फुल फॉर्म, तो इसको कितनी ऑटोनॉमी दी जा सकती है और इसको और कितना साइंटिफिक बनाया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी पे सजेशंस देना। एंड जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा रेम्यूनरेशन मिल सके थ्रू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, ओके।
अब जो एमएसपी है वो अभी लीगली गारंटेड नहीं है और सेंटर इसको अनाउंस करती है 22 क्रॉप्स के लिए, और इसके अलावा शुगर केन के लिए क्या अनाउंस करती है, एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, और ये किसके बेसिस पे होता है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ CACP। तो अब ये जो 22 क्रॉप हैं इनमें याद रखना 14 खरीफ के क्रॉप हैं और 6 रबी के क्रॉप्स हैं और 2 जो हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। 14 खरीफ के क्रॉप्स कौन से हैं, अगर जब डिस्कस किया था नहीं लिखा था तो अभी लिख लो। ये हैं पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, नाइजर सीड, कॉटन। और रबी क्रॉप्स कौन से हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट एंड कोपरा। ओके, CACP जो है वो MSP का निकालने के लिए कई फैक्टर्स को अकाउंट में लेती है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया और मार्केट ट्रेंड्स, है ना। और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर कम से कम 50% का मार्जिन, MSP का क्या असर पड़ेगा कंज्यूमर्स पे, ये सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लेती है। फिर वो 3 तरीके की कॉस्ट निकालती है, A2 प्लस FL एंड C2। जो सबसे कम कॉस्ट है वो होती है A2 होता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर, यानी एक क्रॉप को उगाने में उसका जो भी पूरा खर्चा हुआ होगा फार्मर का, जैसे सीड से लेके फर्टिलाइज़र और आपके मैन्योर वगैरह जो भी पूरा आएगा, उसका स्टोरेज वगैरह का जो भी पैसा उस टाइम पे भरा होगा वो पूरा A2 में आएगा। फिर A2 प्लस FL होता है, FL इज़ फॉर फैमिली लेबर, तो यानी एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। यानी अगर वो मतलब पूरा जो उनका परिवार था वो यहाँ नहीं लगा होता, किसी और काम में लगा होता, तो शायद कुछ और पैसे कमा सकते थे। सो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी वो भी ऐड किया जाता है। और सबसे हाईएस्ट जो कॉस्ट होती है वो होती है C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 इज़ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। और इसमें क्या क्या आता है, A2 FL के अलावा आ जाएगा आपका रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, और यानी कि मतलब आपका जो लैंड है वही अगर उसको यहाँ नहीं लगाया जाता, किसी और चीज़ पे लगाया जाता है, तो उसके अप्रॉक्स इम्प्यूटेड वैल्यू, अगेन इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती, या और इसमें ये भी आपके जो एसेट्स हैं, है ना, लैंड को छोड़ के बाकी जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स हैं, तो उस पर भी क्या इंटरेस्ट मिल सकता था, जैसे कुछ भी ट्रैक्टर या ट्यूबवेल या कुछ भी इस तरीके के कैपिटल एसेट्स हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिल सकता था, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू सब मिला के जो पूरा होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है, जो चीज़ की मांग की थी स्वामीनाथन कमेटी के बेसिस पे इन SKM और बाकी फार्मर्स ने। ओके, तो ये कॉस्ट तीनों निकाली जाती है, लेकिन CACP जो होता है वो रेकमेंड भी करती है और फिर गवर्नमेंट अनाउंस भी करती है ऑन द बेसिस ऑफ A2 प्लस FL। तो याद रखना MSP जो होता है वो A2 प्लस FL पे दिया जाता है, और वही है कि इन्होंने मांगी थी C2 की, और साथ में ये भी कहा था कि लीगल गारंटी भी दो कि MSP दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट्स टू पॉइंट क्या है, लिस्ट डाउन वेरियस खरीफ एंड रबी क्रॉप सेपरेटली आपने लिख ही लिए होंगे, और जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं फॉर द मेजर क्रॉप्स। तो ये चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ट्राई टू आंसर इट, एटलीस्ट आंसर करके अपने पास लिख लो, एंड अगर अच्छा आंसर लिख सकते हो तो यू कैन कमेंट ऑल्सो। ओके, सो वील डिस्कस इट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन द आंसर्स यू राइट। सो आज जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स ये रहे, आप अपने चेक कर लें और बताइएगा कि आपके कितने सही गए कितने गलत, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड हैव अ नाइस डे।